This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः कार्तिक शुद्ध दशमी दिनांक 24 नवंबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 तैलवर्ग शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलकदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। फलानां यानि चान्यानि तैलानि आहारसंविधौ युज्यन्ते गुणकर्मभ्यां तानि ब्रूयाद् यथाफलम्। तर्हि यादृशानि फलानि तत्र विद्यन्ते तेषां यानि यानि गुणकर्माणि तान्येव तेषां तैलस्यापि अवगन्तव्यानि इति तत्र फलितार्थः। तर्हि इदानीं कानि तैलानि उपयुज्यन्ते इत्येतद्विषये विचारः अवश्यमेव करणीयः। एवञ्च तेषां निर्माणविधिरपि अवश्यमेव ज्ञातव्यः। नो चेत् किम् अस्माभिः उपयुज्यते तत् अस्माभिः न ज्ञायते तस्य के परिणामाः इत्येतद्विषये अपि न किमपि ज्ञानं विद्यते इति महान् अयं जटिलः प्रश्नः। तो अभी जो बाजार में तेल उपलब्ध है वो किस प्रकार के हैं और उनके निर्माण का विधि क्या है इसके बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। और वैद्यों को भी इसके बारे में पता नहीं है, ये सबसे अहम चीज है। एक ब्रॉडली मैं बताता रहता हूँ कि रिफाइंड तेल का प्रयोग नहीं करना है। और फिर जो तेल मूल रूप से हमें मिलते हैं उसमें एक मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है या फिर कोकोनट इस प्रकार का तेल है। तो जहां जिस प्रकार के तेल का प्रचलन है वहां पे वही करते रहना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। लेकिन उसमें रिफाइंड वैरायटी भी अभी आ गई है, वो प्रयोग में नहीं लानी है, ये एक सबसे अहम चीज है। और ये कॉटन का तेल, सोयाबीन का तेल, पाम ऑयल, इनका काफी ज्यादा प्रचलन समाज में है। और जैसे कि कल जिक्र किया गया था कि गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया है 30-40%। तो इसलिए और 70% ऑफ द एडिबल ऑयल इज इम्पोर्टेड टू इंडिया। तो मेरे ख्याल में अभी इन सभी के बारे में जरूर सोचना होगा कि भारत क्या क्या चीजें इंपोर्ट करता है, भारत क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है।
और जहाँ तक शक्य हो तो ये इंपोर्ट कम करते जाना है और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाते जाना है, ये हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार का ऑयल हो या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके बारे में भी हम अन्य देशों पर निर्भर इस प्रकार के हैं और इसमें काफी देश का पैसा खर्च हो जाता है। तो मैंने ये लॉकडाउन में स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार की एक श्रृंखला चलाई थी ऑडियो में। और मैं सोचता हूँ कि वो प्रचलनमध्ये आहेत ते कितपत योग्य अच्छा नहीं है वास्तव में। केवल ये डायबिटीज के लिए अच्छा बताया गया है सुश्रुत में। तो कफ प्राधान्य अगर है तो इस प्रकार का दिवस का तेल अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है। तो आम लोगों के हिसाब से कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल या अभी मूंगफली का तेल जो प्रचलन में आया है, ये बेहतर चॉइसेस है। उत्तर प्रदेश में ठंड ज्यादा है, वहां पे सरसों का तेल अच्छा रहेगा। और बाकी जो तेल है वो बाकी भी उसके उपयोग होते रहते हैं, सिर्फ मेडिसिन खाने के लिए ही प्रयोग नहीं होता है, बाकी चीजों के लिए भी प्रयोग उसका होता रहता है। तो हम सभी चीजों में हम स्वयं पूर्ण कैसे बने, इसके बारे में सोचना है, और ये करते वक्त पर्यावरण की हानि न हो, इसके बारे में भी सोचना है। और सीड्स खाण्याच्या ओमेगा 3 आणि अँटीऑक्सिडंट म्हणून मुखवास म्हणून खातात हे चालेल। ये पूरा तरीका ही अलग है इस प्रकार से देखने का। और अभी एक भ्रष्ट इस प्रकार के आते हैं मुखवास के रूप में, और उनका कहना है कि ये बहुत कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से, एंटीऑक्सीडेंट्स के हिसाब से अच्छा है। तो इस तरीके से एक्चुअली अलग तरीके से सोचना के बारे में थोड़ा सा आवश्यक रहेगा। अभी मैंने तो सुना नहीं, लोकसत्ता के जरिए रुजुता दिवेकर ये बातचीत करने वाली थी, और एक सुनने का मौका था। मालूम नहीं, थोड़ा उसका सारांश आ जाएगा क्या। रुजुता दिवेकर और ये दीक्षित, ये उनका काफी प्रचलन समाज में हो गया है, 2 ही दफा खाना खाना और 2-2 घंटे के बाद खाना खाते रहना, इस प्रकार का। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, उनके विचार क्या है इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और किन लोगों को उससे उससे फायदा हुआ है, किन लोगों को नहीं हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। लाकडी घाण्याचे तेल वापरणे योग्य आहे का, ते योग्य पद्धतीने बनवतात का। इसमें दो है एक्चुअली, लाकडी घाणा ये एक ब्रांड भी है, और इसका लाकडी घाणे से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ ब्रांड है। और इसमें एडल्ट्रेशन पाया गया था, उनको सजा भी हुई, लेकिन अभी फिर से उन्होंने जोरदार विज्ञापन करना शुरू कर दिया है। असल में अगर अच्छी तरीके से लकड़ी घाने से तेल निकालते हैं तो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रंथों में भी इस प्रकार के संदर्भ है। ये इस घाने में तेल चिपका हुआ रहता है, और उसको चक्र तेल कहते हैं। उसको उबाल के वो तेल निकाला जाए जा सकता है फिर से, और ये चक्र तेल बताया जाता है सुश्रुत में, इसका विधि है। और वो भी बाह्य उपयोग के लिए अच्छा है। मैंने एक इस प्रकार का देखा था, मेरे ख्याल में कर्नाटक में मैंने कहीं देखा था ये। और प्रेस होता है इसमें, दो बड़ा लकड़ी का वजन होता है, और नीचे इसको प्रेस करते हैं तो तेल निकलता है, कोल्ड प्रेस इस प्रकार से। तो इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से
इसके बड़े-बड़े कारखाने हैं और वहाँ पे ये निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं ये एक बार देखना ज़रूरी होगा। और असल में जाकर देखें और क्या-क्या होता है, ये देखें तो अच्छा है. पोर्टेबल मशीन आहे तेल बनवण्याची, ती वापरावी का? पण त्यात लाकडी पार्ट नाही स्टीलचे पार्ट आहेत. या और उसकी कीमत भी काफ़ी कम है, 22,000 ऐसी कुछ कीमत है. मैं भी सोच रहा हूँ परचेज़ करने के लिए. तो घर पे ही बनेगा और हमें उसके बारे में संदेह नहीं रहेगा. तो पुराने ज़माने में इस प्रकार का होता था, नहीं होता था, ये मालूम नहीं है, जो स्टील से अभी बनता है इस प्रकार से. पुराने ज़माने में शायद लकड़ी का ही प्रयोग होता था, ऐसा मुझे लगता है. तो ये थोड़ा देखना चाहिए. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बाज़ार में प्रचलन क्या है, ये देखें और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे, ये थोड़ा सोचें. अभी हुआ है ऐसा कि खेती बिल्कुल भरोसे की नहीं रही और ये सब नतीजा हाइब्रिडाइज्ड सीड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इनके जरिए उत्पन्न हुआ. पहले तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी इस प्रकार के कहते थे. अभी व्यापार सबसे प्रथम इस प्रकार का है, फिर नौकरी है और अंत में खेती इस प्रकार की है. और जो केवल खेती पर निर्भर किसान है, वो उसमें डूब जाते हैं. तो सुभाष पालेकर का जो कहना है कि जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सबसे अहम है. पुनरुष्णीकृत दोष if we use it. Actually, they use heater 200 degrees up to, so output will be more. But is it Punarushnikrita dosh if we use it? ये एक आम बात होगी, अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काफी मुश्किल है इस प्रकार से. My cold press method yield is low comparative. तो हमें स्वर्ण मध्य इस प्रकार का करना होगा. ये कितना घाटा होता है एक बार देखना पड़ेगा कि बाय कोल्ड प्रेस अगर हम करेंगे और जो तेल उसमें रह जाएगा, लकड़ी घाना का प्रयोग करेंगे तो चक्र तेल उसमें से निकाल के उसका कमर्शियल यूज करेंगे, जैसे सुश्रुत ने बताया है. तो बेहतर चॉइस होगा. अगर ये जो पेंट उसमें से निकलती है वो भी बेची जाती है, उसमें अगर ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता है और वो हमारे गायों को जाता है तो भी ठीक है, उसमें ज्यादा संदेह वाली इस प्रकार की बात नहीं है. तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. कोल्ड प्रेस इज रिकमेंडेड 50%, सो 8% का डिफरेंस है. और वो 8% जो है वो इसी में चला जाएगा, पेंट में ही चला जाएगा. तो अगर जानवरों को वो दिया जाता है तो ठीक आहे. तेल पुन्हा पुन्हा उष्ण करून वापरू नये असे आहे का? खोबरेल तेल तर हिवाळ्यात रोज गरम करून घ्यावे लागते. लेकिन वो टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है. वो जो केवल पिघलाने के लिए करते हैं. और अभी जो कंटेनर आते हैं उसमें बड़े मुंह वाला कंटेनर भी आता है, खास करके जाड़े के मौसम में इस्तेमाल करने के लिए. तो वो बेटर ऑप्शन है, हम चम्मच से या हाथ से भी ले सकते हैं. पुनरुष्णीकृत जो है, तली हुई चीजें जो बनती है उसमें तेल काफी दिनों के बाद बदला जाता है, खास करके ये
बटाटे वड़ा वगैरह जो बनाते हैं, तो जब तेल कम हो जाता है तो उसी में दूसरा तेल डाल देते हैं, ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस इस प्रकार की रहती है। मैं जब बम्बई पुणे ट्रैवल करता था 80 से 90 तक, तो कल्याण स्टेशन पर मैं वो स्टॉल देखता था बटाटे वड़े का और एक दफा में 30-35 बटाटे वड़ा निकालते थे और कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती थी और कंटिन्यूअस लोग खाने वाले रहते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, इतने बड़े पैमाने पर लोग इस प्रकार का सेवन करते रहते हैं। तो ये तेल कम हो जाता है तो उसमें और तेल डाल देते हैं, पहला तेल पूरा खत्म होने तक नहीं करते और अंत अंत में तो ज्यादा तकलीफ इसमें हो जाती है। कमर्शियल नहीं है। तो एलोपैथी के हिसाब से भी ये अच्छा नहीं है, वैसे तली हुई चीजें ही अच्छी नहीं है तेल में तली हुई, फिर भी हम सोच लेते हैं कि एक आध बार हम खाएंगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये बार बार गर्म करना बराबर नहीं है। एक्चुअली प्लास्टिक कंटेनर इज मोर हार्मफुल, लूज ऑयल टू बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर, कोकोनट ऑयल। ये भी अजीब है थोड़ा सा। और प्लास्टिक ने काफी परिवर्तन लाया है, सभी जगह जहां जहां ग्लास इस्तेमाल होती थी वहां सभी अभी प्लास्टिक हो गया है। वुडन churner temperature around 50 degree, hot press temperature goes above 100 degree। ओके, तो कहने का मतलब है कि बेटर ऑप्शन है कि कोल्ड प्रेस का ही प्रयोग करें, हॉट प्रेस का प्रयोग नहीं करें। और हनी के बारे में भी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में एक ही जगह पे कोल्ड एक्सट्रैक्टेड हनी मिलता था, बाकी सभी जगह हनी बॉईल करके ही थोड़ा सा निकालते हैं। तो प्लास्टिक कंटेनर को कैसे रिप्लेस करें, ये एक अहम चीज है। और वैसे ग्लास का प्रचलन बहुत पुराने जमाने से है, इसके सिर्फ ब्रेकेज होने का खतरा रहता है और इसलिए लोग प्लास्टिक की तरफ मुड़ गए। लेकिन पर्यावरण की हानि को देखते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हम कम करेंगे उतना बेहतर इस प्रकार के। कोल्ड प्रेस कैसे करता है? एक पिस्टन रहता है और नीचे एक सरफेस रहता है और वो पिस्टन घुमाने के लिए एक व्यवस्था रहती है और स्प्रिंग होती है उसमें। तो जैसे दबाते जाएंगे वैसे वो पीड़न होगा जिसका तेल निकालने का है और उसमें से तेल बाहर निकलेगा। ऐसी ही वो प्रोसेस है, जो मैंने कोल्ड प्रेस इस प्रकार का देखा है वो इस प्रकार का है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि हम सजग हो जाए और कम से कम हम तो केवल ऑर्गेनिक मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, वो 1300 रुपये या 1350 रुपये 5 लीटर इस प्रकार का आता है। अब सभी लोग भी इसका इस्तेमाल शुरू करें और जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां इसकी खेती बढ़ाए, ये सबसे बेहतर तरीका है। तो तिल के बारे में ज्यादा संदेह नहीं होगा, मुझे लगता है कि तिल की खेती हम बढ़ाएंगे तो ये आसानी से उगता है और ज्यादा तकलीफ नहीं है और गायों के लिए भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और जहाँ पॉसिबल है वहाँ मूंगफली के बारे में भी सोचे। मालूम नहीं ये दोनों इकट्ठा अगर करते हैं तो तिल तो ऊपर आने वाला है और मूंगफली नीचे आने वाली है। किसी ने इस प्रकार का ऑर्गेनिक शेन तेल कोणत्या ब्रांड से मिळते मालूम नहीं। यहाँ ऑर्गेनिक स्टोर है उसमें उपलब्ध है, शायद ब्रांड का नेम नहीं है इसके ऊपर।
लेकिन 5 लीटर का कैन मिलता है, ऐसा है। मधुर ब्रूहणो वृक्षो बल्यो मज्जा तथा वसा। मज्जा और वसा ये दोनों मधुर ब्रूहण वृक्ष यथा सत्वंतु चैत्योष्णे वसा और विदिशे। और जिस प्रकार का प्राणी है उसके अनुसार उस वसा या मज्जा का शैत्य या उष्ण समझ लेना चाहिए इस प्रकार का। तो नॉनवेज खाने वालों में ये होता है वसा और मज्जा। शुद्ध मांस से स्नेह सा वसा परिकीर्तिता। शुद्ध मांस का जो स्नेह है उसको वसा कहते हैं। तो मांस जब पकाते हैं तो उसमें एक तेल जैसा लेयर आ जाता है, उसको अलग करके, हाँ, उसमें से पानी निकाल दिया जाए तो वसा मिल सकती है इस तरीके से। और वैसे गोसा गोधा वसा, हाँ, मिलती है बाहर इस प्रकार से। तो उन वसाओं का सेवन या पाया सूप जब बनाते हैं, नली सूप, तो उसमें से मज्जा मिल सकती है। और खास करके ये ल्यूकेमियास के मरीज में, हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो मधुर ब्रूहण वृक्ष और बल्य इस प्रकार का बताया गया है। तो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए ज्यादा आपत्ति वाली बात नहीं है, वो आसानी से खा सकते हैं, ले सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो वसा और मज्जा इनका भी प्रचलन हो सकता है अगर हम उसको भली भांति, हाँ, व्यवहारात वसाला काय म्हणतात? स्वतंत्र व वसा काढून वापरली जाते का? मांसाहारी लोकांत। मेद या फैट विद्यान मेदोपि ताविव, ऐसा वाक्पट में है कि मेद जो है वो भी उनके जैसा है, वसा और मज्जा इस तरीके का है। और जो वसा नाम से मिलता है वो मेदोधरा वर्ती जो उदर में स्थित है वो मिलती है, वो फैट इस प्रकार की ही है। और मांस उबालने पर वसा मिलती है और नली उबालने पर मज्जा मिलती है, ऐसा है। तो लेकिन इस प्रकार का प्रचलन नहीं है, वो अलग करके, हाँ, उसको बेचना ये नहीं है। तो गोधा वसा जो फैट के स्वरूप में है वो ज्यादा इस्तेमाल में इस प्रकार के है। तो शायद मांसाहारी लोग इसके बारे में ज्यादा वर्णन करें। मैं भी शाकाहारी हूँ तो वजरी म्हणतात, लेकिन वजरी अलग है, ये आंत्र है। हाँ, और इसका सूप बनाते हैं वजरी का। हाँ, और यगो जोशी सर इसका सूप किडनी फेलियर में प्रयोग करते हैं, मैंने भी कुछ लोगों में किया है। तो वजरी अलग है, ये वसा ही बोलते हैं या मेद बोलते हैं। और पक्वाशयगतास तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु यहाँ, तो हमारे हिसाब में मूत्र की निर्मिति पक्वाशय में ही होती है। तो किडनी फेलियर पेशेंट्स में योगो जोशी इसमें सूप का प्रयोग करते हैं। और उनका कहना है कि बहुत बड़ी मात्रा में मूत्र की उत्पत्ति होती रहती है, मूत्र बढ़ जाता है इस प्रकार का। अंतरा से बस्ती से मटन अस्ते, यस, वही वही मैं बता रहा हूँ कि वो आंत्र है। और बस्ती का तो मुझे मालूम नहीं है कि इस प्रकार के ब्लैडर का भी सूप बनाते हैं। मैंने इसके बस्ती भी दिए हैं, लेकिन मुझे ज्यादा परिणाम नहीं दिए हैं वास्तव में। वास्तव में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से देखना और लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना ये जरुरी आहे. खूप जाड असते, शिजवायला खूपच वेळ लागतो. ओके, शिजवायला खूपच वेळ लागतो. फाईन. सर्वच अंग मिळतात का असे?
हाँ, सभी मिलते हैं और सभी खाए भी जाते हैं इस प्रकार से। तो बुध वगैरह भी मिलते हैं, वो भी खाने वाले लोग हैं इस प्रकार से। तो यकृत है, हृदय है या फुफ्फुस है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके हिसाब से क्या एक बार कट करने पे जो भी मिलेगा वो दिया जाएगा, बेचा जाएगा, इस प्रकार से है। तो बाकी के बारे में पता नहीं है, और इसमें एक थोड़ा गुरु लाघव के बारे में आगे विचार आया है, अनुभव का गुरु लघुत्व किस प्रकार सा है, इस प्रकार से। स्नेहनम दीपनम वृक्षम उष्णम वात कफापहम विपाके मधुरम हृद्यम रोचनम विश्वभूषण। तब ये तेल से हरितक वर्ग जो है उसके ऊपर उतर आए हैं। सस्नेह दीपन वृष्य उष्ण वात कफापह विपाके मधुर हृदय रोचन, ये विश्व भेषज है। और विश्व भेषज नाम से ये पूरे विश्व में पाया जाता है, पूरे विश्व का भेषज है, ये सही है। कहीं भी आप जाओ आपको विश्व भेषज या शुंठी मिलेगी ही, इस प्रकार से। तो काफी अच्छे गुण है। हाँ, पाचन भी अच्छा है, दीपन कहा गया है लेकिन पाचन भी अच्छा है। और ईशत स्नेह वातकपाप है, लेकिन पित्त को भी बढ़ावा नहीं देने वाला, मधुर विपाक इसका है। और रोचन है, हृदय है। हाँ, तो हाँ, हाँ, इसको प्रचलन में लाना विश्व को। मैंने जो विदेशों में बात की थी कि बहुत सारे तरीके के हर्बल टीज अवेलेबल है, इसमें विश्व भी है। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि इन सभी के गुणकर्मों को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि ये हर्बल टी जो है वो टी जैसे मानते हैं, उसको मेडिसिन नहीं मानते हैं, तो ये वहाँ के एफडीए के बंधन में ये नहीं आते। तो हम आसानी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिंजर टी, हाँ, ये जिंजर टी यानी कि सिर्फ जिंजर, बाकी चाय नहीं है इसमें। और डिप डिप इस प्रकार से मेथड से हो जाते हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका है विदेशों में प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे मिंट टी है, तुलसी टी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे सिनेमन टी है वगैरह वगैरह। विश्व भेषज असा उल्लेख येतो तेव्हा सुंठ अपेक्षित असते की आदर। जनरली विश्व भेषज आता है तो सुंठ अपेक्षित रहती है। नागरिकृतम आर्द्रकम, और उसमें एक प्रोसेस है, चूने की न्यूली उसमें डालते हैं, लाइम लाइम वाटर, और फिर सुखाते हैं। ऐसे ही सुखाएंगे तो वो होता नहीं है, सुंठ नहीं बनती है। तो नागरिकृतम आर्द्रकम ये अलग प्रोसेस है, ट्रेडिशनल है। और शुंठी का प्रयोग इस प्रकार से होता है। इसमें एक थोड़ा सा अंतर है, आर्द्रिका भेदिनी गुरु भी इस प्रकार की बताई गई है, और शुंठ जो है वो ग्राही है। तो भेदिनी होने के कारण, मतलब भेद करने के लिए ये अच्छी है। अभी आले पाक जो बनता है, हाँ, वो आर्द्रक से बनता है, और उसमें शायद अगर हम शुंठी का चूर्ण डालें, मालूम नहीं, किसी ने नहीं किया, तो ये भेदन और ग्राही दोनों तरीके के परिणाम प्राप्त होंगे। और ये जो गंधर्व हरितकी बनाई जाती है, तो रेंड तैल भ्रष्ट गंधर्व या हरितकी, और उसमें सौंठ डाली जाती है। तो सौंठ डालने के वजह से पाचन
अच्छा इस प्रकार का होता है। और हरितकी से अनुलोमन हो जाता है। कॅल्सिफाईड अद्रक इस सुकी असे म्हणता येईल का? कॅल्सिफाईड मालूम नहीं है कि, लेकिन शुंठी क्षारधर्मी है, ये इससे स्पष्ट होता है। दातार गुरु जी का एक क्लासिफिकेशन है अम्लधर्मी और क्षारधर्मी इस प्रकार से। और मैंने एक अजीब मरीज देखा था कि जलन होती थी और मुक्ति काम दवा वगैरह सब देने के बावजूद भी फायदा नहीं हुआ। तो मैंने फिर से पूछा कि तुम क्या क्या लेती हो, तो दिन में 2 बार चाय लेती है। मैंने कहा वो तो रिड्यूस करो, लेकिन फिर उसने बताया कि वो बहुत शुंठी डालकर ही चाय लेती है, हर दफा कर देती है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये क्षारधर्मी परिणाम है। और जैसे ही अमलक दे दिया उसको, तो उसकी जलन तुरंत बंद हो गई। तो पुड़ी में थोड़ा सा अमलक डाल दिया तो उसकी तकलीफ निकल गई इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज है कि क्षारधर्मी है, और उस हिसाब से हमें देखना है। ये एक हमारे कोकण में पानी जो है वो अम्लधर्मी है, और सॉइल जो है, जमीन जो है, वो न्यूट्रल है। या ऐसा क्यों है मालूम नहीं मुझे। तो अदरक क्षारधर्मी है, तो उस सॉइल में अदरक कैसा आएगा? सॉइल तो न्यूट्रल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पानी है वो 5 5.5 इस प्रकार का पीएच है उसका, तो अम्लधर्मी नहीं है इस प्रकार से। तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और उस पानी को देखकर सुझाव मिला कि नींबू अच्छा आएगा, कि ये अम्लधर्मी पानी है, तो नींबू अच्छा आएगा। लेकिन वैसे हम सूरण और रताला, ये स्वीट पोटैटो, इसका भी प्रयोग करने वाले हैं। आर्द्रक कल्प करून त्यात हेमगर्भ सूक्ष्म करून प्रत्येक अवस्थेमध्ये पुडी चघळल्यास देणे सोयीचे होईल। तोंडात बोटाने चाटवण्यासाठी नातेवाईक उत्सुक नसतात। ओके, ये ठीक है। कर सकते हैं, हृदय भी है वैसे। मैं जो करता हूँ वो हेमगर्भ 1 पार्ट और श्रृंगभस्म 10 पार्ट और अर्जुन 100 पार्ट चूर्ण, और उसको अर्जुन क्वाथ और पर्णबीज जो पानफुटी है उसके स्वरस की भावना इस प्रकार से देता हूँ, जो मेरी ये हृदय मित्रवटी नाम से मेरे क्लिनिक में है। तो एक्यूट कंडीशंस में इसको सब लिंगवल रखने के लिए देता हूँ, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा है, जो भी हृदरोगी है उनको मैं देख के रखता हूँ और जरूरत पड़े तो चूसने के लिए कहता हूँ। शायद इसमें अदरक रस की भावना दे दे एडिशनल इस प्रकार से, तो भी काम होगा। और थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि टिकने का सवाल रहेगा शक्कर या गुड़ डालने के बाद। अभी ये इसमें टिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एक अवस्था में इस प्रकार का हेमगर्भ और ये दे सकते हैं। और पैलेटेबल भी रहेगा। थोड़ा और सोचेंगे शायद इस प्रकार से, तो और भी तरीके निकल आएंगे। लेकिन जहां एलोपैथी में सॉर्बिट्रेट का प्रयोग होता रहता है इमरजेंसी के लिए, वो भी इस तरीके से हम कर सकते हैं।
और विलास नांदल सर ने एक मरीज को सिर्फ हिंगू दिया था। हाँ, और उससे भी उसकी जान बच गई थी। और हाँ, फिर सुबह पता चला कि वो हार्ट अटैक था, इस प्रकार से। तो हिंगू भी अच्छा है, खास करके जब सीवियर पेन है तो एक अच्छा है हेमगर्भ बिच फार्मा। वो तो मेरे पास था घर पे। एक पुराने वैद्य से मिला था, वो बहुत ही बढ़िया है। अभी पुनर्वसु बनाता है मगर तो बेटर ऑप्शन हो रहे। हिंगो भी कम मात्रा में ही है, एक मूंगफली, मूंगफली नहीं, मूंग जितना ले लेंगे तो भी चलता है। और उसके साथ अगर अजवाइन और लवण इस प्रकार का देते हैं हिंगू के साथ, ज्यादातर इनका निदान हमारे हिसाब में उदावृत होता है। और उदावृत के जरिए हार्ट अटैक भी हो सकता है, ऐसा है। तो वायु का अनुलोमन हो जाए तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं, ऐसा है। तो इसमें काफी चीजें हैं। हेमगर्भ ऐसे ही दे सकते हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि दे सकते हैं, बृहत्वा चिंतामणि दे सकते हैं, स्वर्ण सूक्ष्मकर दे सकते हैं। जो भी आपके हाथ में आया वो दे दो। सिर्फ ये अदरक का जूस जूस और शहद इसके साथ थोड़ा 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 देते रहना, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो लघुसूचक आम्लपित्तात आम्लधर्मी प्रकृतीमध्ये द्यावी असे दातारशास्त्री सांगतात। ये सही है। सो अम्लधर्मी अगर है तो इसको क्षार पाचन करने वाला, या उसका माधुर्य भाव निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो लघुसूचकर में ये नागवल्ली स्वरस की भावना है, गिरीश तो है लेकिन नागवल्ली स्वरस की हाँ, भावना है, शुंठी है। तो इसको भली भांति अगर प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द्रव्य क्षार धर्मी आहे का आम्ल धर्मी आहे हे कसे ओळखायचे? शायद निर्माण किस ऋतु में हो रहा है, ये एक अहम चीज है। और उसके परिणाम अभी तक ये मालूम नहीं है कि अम्ल के गुणधर्म तो ग्रंथ में बताए गए हैं, अम्ल रस के गुणधर्म जो है, वैसे क्षार धर्म के बारे में बताया नहीं गया है। तो उसके आधार पर कुछ डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, और रस क्या है, ये एक अहम चीज है। अगर अम्ल रस है तो वो अम्लधर्मी होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस प्रकार के रहेंगे। सिर्फ अम्ल रस है या अम्ल प्राधान्य है, जैसे कि आंवला है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, और आंवले के साथ ये पलाश क्षार का प्रयोग रसायन में जो आया है, वो शायद उसकी अम्लता को न्यूट्रलाइज करना और फिर भी रसायन गुणधर्म वैसे ही पाना, इस हिसाब से होगा। उठते रस क्षारधर्मी ऐसा नहीं बता सकते क्षारधर्मी कौन से रस है। इस प्रकार से क्षार ये एक अलग चीज है वास्तव में। कटु लवण ये ज्यादा क्षारधर्मी होने की संभावना है। हाँ, वैसे समुंदर जो है, समुद्र का पानी जो है वो क्षारधर्मी इस प्रकार का है। लेकिन वो त्रिदोष कारक है, उसका उस ढंग से इस्तेमाल नहीं होता। और जब किसी वस्तु को हम दग्ध कर देते हैं तो वो क्षारधर्मी हो जाता है। क्षार बनाने की जो विधि है, उसमें पूरे प्लांट को जला देते हैं और फिर पानी में वो पिघल जाए, वो पान उसमें से क्षार अलग कर ले, तो वो क्षारधर्मी हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो किसी भी चीज को जलाएंगे तो इस प्रकार का क्षार बनता रहेगा। और समुंदर ऐसे ही वड़वानल से उत्पन्न इस प्रकार का होने के कारण क्षारधर्मी इस प्रकार का। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मछली वगैरह जो समुद्री जीव है वो किस
प्रकार के हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। शायद वो क्षारधर्मी होने की संभावना रहेगी। अभी मुझे भी पता नहीं है कि इस प्रकार से मत्स्य के बारे में सोचा गया है या नहीं गया है। Three bhavanas of Shuntikvata given in Panchalbhautika Laghusucheka. Okay. तो गिरीश और शुंठी ये मूल कॉम्बिनेशन है और इसमें नागवल्ली स्वरस की भावना है। अगर दातार गुरु जी ने कुछ परिवर्तन करके उसको शुंठीक्वात की भी भावना दी है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। उन्होंने कई पार्ट इस प्रकार से बदल दिए हैं, ऐसा है। अलीकडची एक केस आहे। पुरशूल श्वासकष्टता होती, महालक्ष्मी विलास ब्रुवाची अन्य वातानुलंबन एक्सेट्रा दिले, 24 तासात रुग्ण स्थिर झाला. नंतर रुग्ण कार्डिओलॉजिस्टकडे पाठवला, ईसीजी केला तर सिव्हिअर इन्फार्क्ट आहे, फारसे काही होणार नाही असे नातेवाईकांना बोलावून घ्या असं सांगितले. आयसीयू मध्ये पण आपलीच आरएक्स चालू होती. 8 दिवसांनी डिस्चार्ज झाला. सध्या रुग्ण चांगला आहे. तो ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और इस प्रकार के अनुभव बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने भी 5 मायोकार्डियल इंफार्क्शंस के पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, एक्यूट कंडीशंस में ट्रीट किए हैं। तो ये होता है। मैं तो मानता हूँ कि हमारा खुद का आईसीयू हो और हम इन तरीके के मरीजों को वहां पे ट्रीट करें। ये जो पैनोरामा होता है कि कोई मशीन दिख रही है, उसमें वो हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह आ रहे हैं, कुछ ग्राफ चल रहे हैं, इससे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। दवा क्या काम करती है अलग चीज है इस प्रकार से। तो इसमें हम जरूर काम कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जिन लोगों ने इसके बारे में सोचा है, माधव बाग, रोहित सानू ने ये फील्ड सिलेक्ट किया है हृदरोग का। इसका काफी मार्केटिंग किया है, फ्रेंचाइजी दी गई है इसकी। और वैसे ये दिक्कत वाली बात है क्योंकि हार्ट अटैक हो जाता है और उसमें अगर मरीज बचता नहीं है, वैसे एलोपैथी में भी लोग मरते हैं और आयुर्वेद में भी मरेंगे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अगर बिल्कुल ही क्रिटिकल कंडीशन हो तो बचने के चांसेस कम रहते हैं इस प्रकार से। फिर भी हम उनसे ज्यादा अच्छा काम कर दिखा सकते हैं, ये सही है। हिंगू दुरुत्तर चूर्ण या अवस्थित लाभदायी उदावर्त तजन्य ऋतु। हिंगू विरुत्तर, हिंगू त्रिगुण तो मालूम है, हिंगू विरुत्तर मालूम नहीं है। या हिंगू वचादी का पाठ बता रहे हो। हिंगू वचादी भी अच्छा है इसमें। तो माधव बाग ने इसके ऊपर जिक्र किया है, फ्रेंचाइजी दी है और काफी प्रचलन पूरे महाराष्ट्र में उसका है। अनिल पाटिल वैदिक क्योर में ज्यादा संबंध इनफर्टिलिटी पर फोकस किया है और वो भी सक्सेसफुल। हिंगू अच्छा, दी आल्सो गुड, या। तो ये इनफर्टिलिटी का उन्होंने ज्यादा पकड़ लिया है, बाकी भी लोग उनको करते रहते हैं और उनकी भी फ्रेंचाइजी रहती है इस प्रकार से। और तीसरे जो है वो दिल्ली वाले प्रताप चौहान, उनका तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर, पूरे विश्व भर 192 देशों में उनकी दवाइयां चली जाती है इस प्रकार से। और टेलीमेडिसिन को प्रचलन में लाया। तो ये एक अलग तरीका है, लेकिन कहने का तात्पर्य आता है कि लोगों को जरूरत है, लोग चाहते हैं, हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी।
और महाराष्ट्र में भी उनकी कई शाखाएं हैं और 20-20 लोग काम करते हैं 8-8 घंटा और 25,000 रुपये पेमेंट देते हैं हर व्यक्ति को। तो उनको मुनाफा कितना मिलता होगा ये सोचने की बात है। इस प्रकार से येथे पूर्ण ॲलोपॅथी करणाऱ्या एका BAMS डॉक्टरने माधवबागची शाखा सुरू केली आहे। ओके, तो ऐसा है ना कि लोगों में डर किस बात का है, ये लोग समझ लेते हैं। फिर खर्चा किसका ज्यादा है ये भी समझ लेते हैं और उसका अल्टरनेटिव अगर हम दे सकते हैं तो लोग उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। ऐसा है। मैंने इसके बारे में काफी जिक्र किया था। डीन अर्निश करके एलोपैथी का डॉक्टर अमेरिका में है और उसका रिवर्सिंग हार्ट डिसीज ये प्रोग्राम उसकी किताब भी है उसके बारे में। हाँ, और वो $10,000 फी लेता है एक बरस के लिए, जिसमें ये किताबें, सीडीज, ऑडियोज वगैरह वगैरह दिए जाते हैं और हर 2 या 3 महीने के बाद एक कॉन्टेक्ट सेशन होता है जिसमें लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है। तो लाइफस्टाइल और योग के जरिए हार्ट डिसीज को रिवर्स करना, ऐसी उसकी प्रोसेस है। तो हुआ ऐसे कि अगर डॉक्टर सुझाव देता है कि बाईपास सर्जरी अनिवार्य है और वो की जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को उसके लिए $1.5 लाख देने पड़ते हैं। और इसका खर्चा $10,000 पर ईयर है बिना आदमिश का। और वो अपने जेब से लोगों को पैसे देने पड़ते थे क्योंकि इंश्योरेंस में वो पर कवर नहीं था। तो एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपना दिमाग लड़ाया और कह दिया कि हम बिन अर्निश को सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से बिन अर्निश के प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं कंसेंट फॉर्म भर के तो $10,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो इसका फायदा दोनों को ही हुआ। जो लोग वैसे ही जाना चाहते थे उसके 10,000 बच गए, उनका फायदा हुआ। बिन अर्निश को लोग मिल गए, उनका फायदा हुआ और कंपनी को भी फायदा हुआ क्योंकि अगर वो बाईपास सर्जरी में जाता तो $1.5 लाख खर्च करने पड़ते हैं, तो $1,40,000 इंश्योरेंस कंपनी के बच गए। तो अभी आयुर्वेद को सपोर्ट करने में इंश्योरेंस कंपनी ही हमारी मदद करेगी। क्योंकि सभी लोग मुनाफा देख रहे हैं। अगर मुझे इस प्रकार से पैसे बचाकर मुझे मुनाफा बढ़ जाता है, मेरा मुनाफा बढ़ जाता है, तो मैं एलोपैथी को नहीं सपोर्ट करूं, मैं आयुर्वेद को सपोर्ट करूं। तो हमें भी इसके बारे में थोड़ा सोचना है। मैंने एक सुझाव दिया था, मालूम नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा वगैरह वगैरह के बारे में, कि जब इंश्योरेंस लिया जाता है, हाँ, तो पैकेजेस रहते हैं, चेकअप पैकेजेस 6,000 से लेकर 22,000 तक पैकेजेस रहते हैं। और फिर वो खर्चा उसी के जेब से लिया जाता है। हाँ, जो आदमी इंश्योर होना चाहता है उसी के जेब से लिया जाता है। तो मैंने कहा था कि ठीक है, काम करो कि इसमें एक और पैकेज ऐड कर दो, 10% फॉर लाइफस्टाइल कंसल्टेशन, इस प्रकार से। अब फिलहाल क्या होता है कि वो सब पैकेज होने के बाद जब नतीजे निकल आते हैं तो वो एक कोई कंसल्टेंट रहता है एलोपैथी का, उसके पास जाते हैं तो वो बता देता है आपके किसी में जो इस प्रकार के चेंजेस है, शुगर हाई है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है वगैरह वगैरह, तो आपके ये ब्लड प्रेशर के लिए गोली चालू करो, शुगर के लिए गोली चालू करो वगैरह वगैरह। और लोग भी मान लेते हैं और शुरू कर लेते हैं। वास्तव में ये सब बिगड़ा हुआ है, उसके कारण क्या है वो ढूंढो, वो कारण टालो, ये सलाह जरूरी है। लेकिन इस प्रकार की सलाह कोई देता नहीं है। तो अगर एक आयुर्वेद कंसल्टेंट उसमें रहेगा जो 10% पे काम करेगा इस प्रकार से, और वो लाइफस्टाइल पूछ लेगा इस सभी के बावजूद, खाने पीने की आदतें वगैरह ये सब पूछ लेगा,
या हेरिडिटी कौन से डिसीजेस है वगैरह वगैरह बारे में जानकारी ले लेगा और उसके आधार पर सुझाव देगा कि आप लाइफस्टाइल इस प्रकार से चेंज करो, खाना पीना इस प्रकार ढंग से बदल लो। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे मरीज, मैं समझता हूँ 90% नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों को रिस्ट्रिक्शंस डालना अच्छा नहीं लगता अपने ऊपर। और जबकि दिखने लायक कोई सिम्टम है नहीं, सिर्फ ये पैथोलॉजिकल वेरिएशंस है, लेकिन दिखने लायक कोई सिम्टम्स है नहीं, तो मैं क्यों अभी शुरू करूँ? अगर होता है तो आगे देखेंगे वगैरह। या ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी की दवा लेता हूँ, उससे अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है तो ठीक है, बाकी क्या करना है, ऐसी ही सोच लोगों की है। तो केवल 10% लोग इसको मानेंगे, ऐसा समझ के चलते हैं। हाँ, फिर भी वो 10% लोग बीमार नहीं होने वाले, वो मूल रूप से ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, और उनको भी फायदा होगा और इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि जो कॉम्पेंसेशन देना है वो नहीं देना पड़ेगा और उनके जेब से तो कुछ जाने वाला ही नहीं है। जो भी वो इंश्योरेंस का हफ्ता होगा वो उन्हें मिल जाएगा और आगे कुछ करना ही नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने दर्शन शंकर जी से ये बात कही, उसने तुरंत मान ली, बहुत बढ़िया है, मैं सुझाव दे देता हूँ, इस प्रकार से वो मैंने बताया। अभी मालूम नहीं उसने दिया नहीं दिया, किस नाम से दिया, और क्योंकि वो पीएम एडवाइजर है, पीएम की जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें वो है, तो चांसेस है कि वो सुझाव दे सकता है इस प्रकार से। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचे और लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने के लिए मानसिकता जो बदलनी है उसके बारे में थोड़ा सोचें। पहले मैं मानता हूं कि वैद्यों की मानसिकता ही बदलनी चाहिए। जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले करते हैं, बीएमएस होकर एलोपैथी करने वाले उनको छोड़ दो, लेकिन बीएमएस होकर जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं उनकी मानसिकता पहले बदलनी चाहिए कि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो, मैं सुबह जल्दी उठूं, रात को जल्दी सोऊं, ऑर्गेनिक या नेचुरल ही खाऊं वगैरह वगैरह, नियमित रूप से व्यायाम योगाभ्यास करूं। ये अगर उनकी मानसिकता बदलती है तो लोगों को बदलने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी है, और मेरा इस पूरे ग्रुप से यह अनुरोध है कि अगर आपने परिवर्तन अभी तक किया नहीं है तो पहली चीज है कि अपने में परिवर्तन लाओ। Matar Guruji's book say that Amladharmi Dravyas are Meti Deepan and Ksharadharmi Dravyas are Pachana, and this is the only important criteria to distinguish between them. But my doubt is how to find out what Dravya is Deepan and what Dravya is Pachana, because there is a thin line between these two karmas. एक बार दातार गुरु जी की किताब देखनी चाहिए, शायद उससे कुछ पता चले इस प्रकार के बारे में। चित्रो दीपन पाचन, बहुत सारे द्रव्य पाचन और दीपन दोनों रहेंगे। पाचन होने के बाद दीपन हो सकता है, दीपन होने के बाद पाचन हो सकता है, ये भी चीजें पॉसिबल है। हमारे त्रिस्कंद कोश में पाचन और दीपन द्रव्यों की लिस्ट मिलती है, अभी प्रातिपदिक कोश में भी मिलेगी क्रम के अनुसार। और औषध कोश से पाचन कहाँ पे करना है, दीपन कहाँ पे करना है, ये भी मिल जाएगा। और फिर उसमें अगर द्रव्यों का निर्देश है कि इस द्रव्य से पाचन करो वगैरह वगैरह इस प्रकार, वैसे शुंठी धान्य का स्वाद ये पाचन के लिए आया है। तो दीपन शुंठी बताई गई है, लेकिन जो आया है वो पाचन के हिसाब से इस प्रकार से आया। तो उन द्रव्यों के आधार पर ये क्षाम्ल धर्मी है, एक क्षार धर्मी है, इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये काफी व्यापक विषय है,
अम्लधर्मी और क्षारधर्मी, जिसका ज्यादा बहस ग्रंथों में नहीं है। सिर्फ एक क्षार चिकित्सा जब प्रयुक्त की जाती है, पानीय क्षार का प्रयोग हो या बाह्योपयोग क्षार का, किया जा सकता है। और वैसे अम्ल द्रव्य काफी है जिनका प्रचलन काफी है, और कई जगह हम अम्ल और क्षार दोनों द्रव्यों का इस्तेमाल किया दिखाई देगा। तो इसके अंदर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अभी तो अवेलेबल है ही नहीं बिल्कुल। तो अभी प्रातिपदिक कोश जब निकल आएगा तब उसमें से ये सब चीजें मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसका काम प्रगति पथ पर है, और ये त्रिस्कंद कोश से भी बढ़िया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिलहाल मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। मैंने नई संहिता लिखना ये सोचा है, और थोड़ा लिखा भी है। तो अभी गिरीश गांधी जी से बात हुई थी, तो मैंने सुझाव दे दिया कि मैं सृजन चिकित्सा में इसके बारे में लिखूं। और वो थोड़े आश्चर्यचकित रहे कि मैंने कहा कि संहिता जो है वो संस्कृत में रहेगी। उसकी टीका भी संस्कृत में, मेरी ही लिखी टीका इस प्रकार की है, और विवरण जो है वो शायद मराठी या हिंदी में इस प्रकार से करेंगे। हर एक सूत्र को लेकर। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हाँ। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ताकि जब मैं पूरी तरीके से इसमें जुड़ जाऊंगा तो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होगी, और लोगों के सुझाव भी आते रहेंगे कि इसमें क्या चाहते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और क्या मैं सम्मिलित कर सकता हूँ उसमें। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना है। तो मैं मानता हूँ कि नई संहिता की जरूरत है। कल जो बहस हुई थी पूर्व रूप और रूप के बारे में, खास करके आज के जो इन्वेस्टिगेशंस है उनके बारे में सोचना है, नहीं सोचना है वगैरह। और अगर सोचना है तो किस ढंग से सोचना है, हमें उसमें बह नहीं जाना है। आयुर्वेद के एंगल को छोड़ना नहीं, ये सबसे अहम चीज है। और आयुर्वेदीय निदान होना ये सबसे अहम है। हमने ये प्रयास किया है त्रिस्कंद कोश में, आयतन निदान सॉफ्टवेयर हमने बनाया था। अभी प्रातिपदिक कोश के आधार पर भी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनेंगे। तो मैंने सुझाव दिया था उसमें कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें। वासुदेव हाँ, नंबूतिरी इससे सहमत नहीं हुए। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ सकेंगे। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आयुर्वेद के लिए करेंगे, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के जरिए, ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर के लिए, जहाँ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार की रहेगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इसमें होगा, ताकि हम नतीजे पे जल्दी पहुंचे इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ कि जब ये मार्केट में आएगा तब लोग उसको भलीभांति समझ पाएंगे, और जब उसका प्रयोग करने लगेंगे तब समझ पाएंगे। जब तक ये नहीं होता है तब तक लोगों के बारे में मन में संदेह रहेगा, ये काम करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा वगैरह बारे में। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये यशस्वी होगा इस प्रकार से। तो सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सृजन चिकित्सा में लिखना शुरू करूँ, और शायद हिंदी में विवरण करूँ पहले। मराठी में वैसे भी करना आसान है, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, तो पूरे देश भर में चला जाएगा। अभी मालूम नहीं है सृजन चिकित्सा का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे कितना है।
लेकिन 80% मराठी ही है, ऐसा मुझे बोला था। आर्टिकल्स भी 80% मराठी में ही रहते हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, उसके बारे में थोड़ा अलग से सोचेंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं और कल फिर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।